not a game, it's a rich thing. तो फिर चलो 15 मिनट की वाक के दौरान जॉर्ज ने सभी कुछ राक ब्रदर्स के गोश्त गुजार कर दिया। वो एक साहली इलाके में कुछ दिन गुजार कर आए थे और टीवी वगैरह से हाथ से दूर रहे थे। राक ब्रदर और जॉर्ज का 2 साल से ज्यादा ताल्लुक रहा था। इनके दरमियान खुशगवार ताल्लुकात रहे थे। सारी सूरत हाल बताने के बाद जॉर्ज ने कहा, तुम गैर इरादी तौर पर मेरे संगीन मसले में उलझ बैठे हो, वापसी यहाँ से हो सकती है। मैं तुम्हें किंग मैथी के निशाने पर नहीं देखना चाहता, चाहो तो मैं यहाँ से ही अपनी राह लेता हूँ। राक ब्रदर की आपस में निगाहें मिली। जुड़वा होने के सबब वो बिना जुबान के ही बहुत सी बातें एक दूसरे को कह लेते थे। एक फैसले पर पहुंचकर इनमें से एक ने कदरे मदद ख्वाहाना अंदाज में कहा, रिंग में जो कुछ हुआ वो अभी तक हमारे लिए एक डरावना ख्वाब है। हमारे लिए तुम हमदर्दी से सोच रहे हो, हमें वाकई इस मामले से दूर रहना चाहिए। जॉर्ज के सीने में धुआं सा भर गया, मगर इसने कोशिश करके अपने लहजे में बशाशत पैदा की। मदद के लिए एक दफ़ा फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं निकलता हूँ। इसने महसूस अंदाज में मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। राक ब्रदर ने बैक वक्त इसके हाथ में हाथ डाले। दोनों की निगाहें झुकी हुई थी। अचानक एक भाई की आंखों में चमक नमूदार हुई। दूसरे भाई के बरक्स इसने जॉर्ज का हाथ छोड़ते छोड़ते दोबारा थाम लिया। इसी तब्दीली ने जॉर्ज को भी चौंका दिया। राक ब्रदर पुरजोश अंदाज में बोला, एक शख्स है जो तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता है। कौन? जॉर्ज ने बेसाहता पूछा। रॉकमैन, स्याह फामों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली स्याह फामों की तंजीम बिग हैंड का चेयरमैन। जॉर्ज को दिलचस्पी महसूस हुई। ऐसी तंजीमों का इसने सुना तो था। वो जल्दी से बोला, रॉकमैन से राब्ते का कोई जरिया है? राक ब्रदर ने इस्पात में गर्दन हिलाते हुए अपना बैग दूसरे के हवाले करते हुए कुछ कहा। दूसरा भाई दोनों बैग संभाले घर वाली स्ट्रीट की तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद जॉर्ज स्याह फामों के महसूस इलाके में पुरानी सी एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर वाक़ एक दफ्तर में रॉकमैन के सामने बैठा हुआ था। रॉक ब्रदर जॉर्ज का कंधा थपक कर रुखसत हो चुका था। रॉकमैन की उम्र का अंदाजा 50 से ऊपर का था। वो मुख्तसर सी जिसामत का स्याह फाम था। सर के बेशतर बाल जड़े हुए थे। साइडों पर जो बाकी थे, रॉकमैन ने इन्हें रंगने की जहमत नहीं की थी। ये सफ़ेद बाल इस पर खूब जच रहे थे। जॉर्ज ने खुद पर बीती सारी कहानी रॉकमैन के गोश गुजार कर दी। ये बात अलबत्ता इसने छुपा ली कि बर्टन किंग के हाथों इसका हारना तय हो चुका था। इस बात को इसने इस तरह बदल दिया कि बर्टन किंग ने जब इसे बतौर स्याह फाम गाली दी तो वो उस पर काबू नहीं रख सका और बर्टन किंग को ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त नॉकआउट करने वाली ज़रब लगा बैठा, जिसके सबब बर्टन किंग का पेशाब हता हो गया। एक नस्ल परस्त गोरे का स्याह फाम की ज़रब से पेशाब हता हो जाना रॉकमैन के लिए भी खुशी का बायस बना था। पहले तो इसका चेहरा सुर्ख हुआ, फिर हंसी रोकना इसके लिए नामुमकिन हो गया तो जॉर्ज के हाथ पर हाथ मारकर वो बेतहाशा हंसने लगा। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। वो मुश्किल खुद पर काबू पाते हुए उसने टिश्यू से अपनी आंखें खुश्क की और बोला, माफ़ करना, मैं सालों बाद हंसा हूँ। ये हंसी शायद सालों का ज़हीरा था। रॉकमैन के इशारे पर जॉर्ज ने टूटा हुआ सिलसिला का नाम आगे बढ़ा दिया। दोनों बाप बेटा ये हिफ़्फ़त बर्दाश्त नहीं कर सके और रिंग ही से मुझे धमकियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। अब तक 2 दफ़ा किंग मैथी के गुंडों से मेरा टाकरा हो चुका है। दोनों दफ़ा इन्होंने मुझ पर हमला किया था। किंग मैथी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे, मगर रॉकमैन जरा सा हाइफ भी नहीं हुआ। इससे रॉकमैन यूं ही तो नहीं कहा जाता था। रॉकमैन ने बारीकी से कई सवालात पूछे, जिनका इत्मीनान बख्श जवाब पाकर रॉकमैन ने टेबल पर पड़े टेलीफोन से पुलिस चीफ का नंबर डायल किया। स्पीकर इसने खोल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस चीफ की दबंग मगर खुशगवार लहजे वाली आवाज़ उभरी, रॉकमैन को आज मेरी याद कैसे आ गई? रॉकमैन ने चुपते हुए अंदाज में कहा, तुम्हारे डिपार्टमेंट के करतूत ही ऐसे हैं कि तुम्हें याद करना पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? इस दफ़ा चीफ का लहजा बदला हुआ था। रेसलर जॉर्ज का क्या मामला है? ओह, तो वो तुम तक पहुंच गया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, रॉकमैन ने उखड़े हुए लहजे में कहा। पुलिस चीफ बोला, इसके फ्लैट में 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई है। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत के 2 अलग-अलग केसेस रजिस्टर्ड है। भाग कर वो अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। इसे कहो बेहतर है सरेंडर कर दे। पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद का फुटेज सारा अमरीका देख चुका है। किसी को भी इससे हमदर्दी नहीं है। पुलिस चीफ के खामोश होने पर रॉकमैन बोला, पुलिस ऑफिसर पर हमले की फुटेज तो तुमने चला दी, मगर इसके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने वाले किंग मैथी के गुंडों की फुटेज लगता है मुझे चलाना होगी। किंग मैथी के गुंडों ने रेलवे स्टेशन पर दोबारा इस पर जानलेवा हमला किया है। इसकी फुटेज मेरे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस चीफ को जैसे सांप सूंघ गया। रॉकमैन साबका धुन में रवां दवा था। मेडिकल रिपोर्ट्स मंशियात केस को भी उधेड़ कर रख देगी। एक ऐसा शख्स जो सिगरेट तक नहीं पीता, इस पर कोकेन का केस लगता है ये कानून की बालादस्ती वाला अमेरिका नहीं रहा, पाकिस्तान या अफ्रीका का कोई पुलिस स्टेट मुल्क है। रॉकमैन का लहजा वार्निंग देने वाला हो गया। कल सारे स्याह फाम सड़कों पर होंगे। तुम जब चाहो हमारे वकला की मौजूदगी में जॉर्ज को ज़ेर हिरासत ले सकते हो। पुलिस चीफ के गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो तुम जज्बाती हो रहे हो। बेशक केस रजिस्टर हो चुका है, मगर कोई राह निकाली जा सकती है। कैसी राह? जॉर्ज की गिरफ्तारी के बाद दफात बदली जा सकती हैं। इसके साथ नरमी का सलूक किया जा सकता है। पुलिस चीफ का लहजा खोखला था। नहीं चाहिए तुम्हारी नरमी। सारी हकीकत वाज़ेह है।
फाइट के दौरान किंग मैथी के बेटे ने बतौर स्याफाम जहाज को गाली दी, जिसके बाद वो इबरतनाक शिकस्त से दोचार हुआ। ये बदबूदार बेइज्जती बाप बेटे से बर्दाश्त नहीं हुई और वो जहाज के दर पे हो गए। शफाफ तहकीक हुई तो मंशियात केस के पीछे किसका हाथ है ये बात छुपी नहीं रहेगी। तुम समेत बहुत से अफराद की नौकरियां जाने वाली हैं। रॉकमैन बोलता ही चला गया। जहाज भी बेहद इत्मीनान महसूस कर रहा था। इसे एक मजबूत सहारा मुयस्सर आ गया था। लहजे भर की खामोशी के बाद पुलिस चीफ की शिकस्त खोरदा आवाज उभरी, क्या चाहते हो? रॉकमैन के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। जहाज की तरफ देखते हुए इसने मिट्टी का निशान बनाया। जहाज ने भी जवाब ऐसा ही किया। रॉकमैन ने संजीदा लहजा अपनाया। जहाज के खिलाफ तमाम इल्जामात की वापसी, पुलिस ऑफिसर पर हमला महज गलती और किंग मैथी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या फिर इसे लगाम डालने का बंदोबस्त, जो भी तुम मुनासिब समझो। हमारे मुतालिबात कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। पुलिस चीफ मिनमिनाया। तो फिर ठीक है, आकर जहाज को गिरफ्तार कर लो, तुम्हें अदालत में देख लेंगे। इस मुल्क का निजाम इंसाफ इतना खोखला नहीं कि एक स्याफाम अमरीकी को इंसाफ ना मिल सके। मुझे कुछ वक्त दो। पुलिस चीफ बिल्कुल ही डर गया था। कितना वक्त चाहिए? 24 घंटे। ठीक है, कल इसी वक्त दोबारा बात होगी। ये कहकर रॉकमैन ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जहाज ने सरशार लहजे में तबसरा किया, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। रॉकमैन बोला, तुम अब आराम करो, मुझे यकीन है कि फैसला तुम्हारे हक में आएगा। ये कहकर इसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। ये उधेड़ उम्र और भारी जिस्म की स्याफाम औरत थी। रॉकमैन ने सेक्रेटरी को जॉर्ज के मुतालिक हदायत दी। अचानक जॉर्ज को एवा का ख्याल आया। इसने बेचैन होकर कहा, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। रॉकमैन ने टेलीफोन जॉर्ज की तरफ सरका दिया। जॉर्ज ने याद किया वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। एक डरी हुई नस्वानी आवाज ने तारुफ कराया, जॉर्ज बोल रहा हूँ, ये नंबर मुझे एवा ने दिया था, मैं जॉर्ज बात कर रहा हूँ। नस्वानी आवाज ने फुर्दा अंदाज में कहा, एवा के अपार्टमेंट में घुसकर किसी ने इस पर तशद्दुद किया है, वो अस्पताल में है। जॉर्ज को महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके सर पर वजनी पत्थर दे मारा हो। किंग मैथी हर लिहाज पर इसे कुचले जा रहा था। नस्वानी आवाज कह रही थी, तुम्हें छुपने के लिए ठिकाना चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो, मैं एड्रेस बताती हूँ। जॉर्ज ने शुक्रिया अदा करके लाइन काट दी। शदीद तैश में इसे अपनी लपेट में ले लिया। अब इसे मालूम हुआ कि किंग मैथी के गुंडे इस तक कैसे पहुंचे थे। वो लोग पहले एवा तक पहुंचे थे। यकीनन तशद्दुद के जरिए इसकी जुबान खुलवाई गई थी। इसके होलिये वगैरह तक पहुंचते ही वो जॉर्ज तक भी पहुंच गए होंगे। इसकी बदली हुई रंगत को महसूस करके रॉकमैन ने पूछा, क्या हुआ? जॉर्ज ने एवा के बारे में बताने के बाद कहा, इस वक्त किंग मैथी मेरे सामने होता तो अपने गुंडों की छांव में होने के बावजूद गर्दन तुड़वा बैठता। रॉकमैन ने नरम लहजे में कहा, तुम अपना सिर्फ जवान खून जला रहे हो, अपनी तवानाई बचा कर रखो, जो हो गया सो हो गया। सेक्रेटरी के साथ वो एक और बिल्डिंग में आ गया। एक कुशादा अपार्टमेंट था। जॉर्ज अपनी कैफियत पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गया। सेक्रेटरी ने इससे खाने का पूछा तो इसने इस बात में जवाब दिया। सेक्रेटरी खाना बनाने में मशगूल हो गई। वो टीवी ऑन करके बैठ के, मगर इसका जहन एवा में ही उलझा हुआ था। एवा एक मुखलिस और हमा किस्म के ख्यालात के साथ रहने वाली लड़की साबित हुई थी। इस पर तशद्दुद ने जॉर्ज को दिल से जख्मी कर दिया था। वो खुदा से दुआ करने लगा कि इसे ऐसा मौका दे कि वो एवा की चोटों का किंग से हिसाब ले सके। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही थकन के सबब जॉर्ज को नींद आने लगी। रेलवे स्टेशन पर किंग मैथी के गुंडों से मारामारी के दौरान इसकी पसलियों पर चोटें आई थी। कुछ तबीर ओवरकोट ने ज़रबात की शिद्दत को कम कर दिया था और कुछ वो ऐसी चोटों का आदी हो गया था। ऐसी चोटों के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करता पेन किलर गोलियां इसने अपनी जेब में रखी थी। इसे 2 गोलियां फांकी और सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में डूब चुका था। जॉर्ज की दोबारा आंख फायरिंग की शदीद आवाज से खुली। मुतअद्दिद ऑटोमेटिक हथियार गरज रहे थे। हालात ऐसे थे कि जॉर्ज ने उछलकर बिस्तर छोड़ दिया। तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर इसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। बर्फानी तूफान नुक्ता रोज पर था। बर्फ के जर्रात गोलियों के मानिंद उड़ते फिर रहे थे। हद निगाह न होने के बराबर थी। इस वक्त बाहर राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये एक से ज़्यादा अफराद थे। जॉर्ज के असाब तन के वो तेज़ी से हरकत में आ गया और दरवाजे के बाएं जानिब दीवार के साथ लग गया। रिवॉल्वर आग उगलने के लिए तैयार था। दौड़ते कदम इसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर आकर रुक गए और अगले ही पल दरवाजा बुरी तरह से धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही रॉकमैन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। जॉर्ज के असाब ढीले पड़ गए। इसने जल्दी से ओवरकोट पहना और फिर दरवाज़ा खुल गया। फायरिंग की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी थी। पिस्टल बदस्त रॉकमैन के साथ एक लंबा स्याफाम मौजूद था जिसके हाथों में M16 थी और वो पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा था। क्या हुआ? फायरिंग कौन कर रहा है? जॉर्ज ने फिर साथा पूछा। मैक्सिकन गुंडों ने हल्ला बोल दिया है। किसकी एमा पर यह अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल मेरे साथ आओ। स्याफाम नौजवान तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। जॉर्ज और रॉकमैन इसके पीछे पीछे थे। इस वक्त सीढ़ियों के पास से फायरिंग हुई। नौजवान ने सीढ़ियों पर झुककर किसी को आवाज़ दी। शदीद फायरिंग के शोर में ज़्यादा आवाज़ें तो नहीं था, मगर नीचे से जवाब जरूर आया था। नौजवान रॉकमैन से मुखातिब हुआ, वो लोग गेट के अंदर से दाखिल हो रहे हैं, हमने इन्हें वहीं रोक लिया है। रॉकमैन के होंठ बीच गए। इसकी आंखों में आग सी रोशनी थी। वो इस इलम में कतई तौर पर बदला हुआ नजर आ रहा था। इसने फौरन अपना मोबाइल फोन निकालकर कॉल की। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही इसने कहा, राजर, तुम दाखिली दरवाजे को छोड़ दो, कोई भागता है तो भागने दो। अपने लड़के लेकर पूरी कुव्वत से मेहमान वाली इमारत के गेट से दबाव डालो, वो लोग अंदर घुस आए हैं। दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही रॉकमैन ने कॉल काट दी और नौजवान से बोला, इन्हें गेट की तरफ से धकेलो। राजर का दबाव पड़ते ही ये भागेंगे। 2-4 चूहे जरूर काबू कर लेना, मैं और जॉर्ज निकल जाएंगे। नौजवान ने इस्पात में सारी लाया और सीढ़ियाँ उतर गया।
फायरिंग का सिलसिला तवातर से जारी था। जॉर्ज के भी हाथ में रिवॉल्वर था। वह हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। मैक्सिकन गुंडों के हमले को दीगर वाकयात के साथ मिलाकर देखा जाता तो इसके पीछे भी किंग मैथी की ताकतवर मौजूदगी महसूस होती थी। इंतजामिया में भी इसका असर और रसूख बेहद वाज़ेह था। पुलिस चीफ के जरिए जॉर्ज की रॉकमैन के पास मौजूदगी की इत्तला इसके पास पहुंच गई थी। इसने बड़ी अयारी से स्टेट पुलिस के बजाय मैक्सिकन गुंडों को इस्तेमाल किया था। फायरिंग के शोर में रॉकमैन मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ था। जॉर्ज सोच रहा था कि इसे तहवील में लेने की खातिर इस जंग को मीडिया में दो रंगदार नस्ली गिरोहों की बाहमी लड़ाई बताया जाएगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई न करने को शदीद बर्फानी तूफान के जिम्मे पर डाल दिया जाएगा। जॉर्ज को महसूस हुआ जैसे अभी तक दर पर्दा वही निज़ाम चल रहा था जब अमेरिका में स्याह फामों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। खून जॉर्ज की कनपट्टियों पर दस्तक देने लगा। नस्ल प्रस्त गोरों के खिलाफ आतिश फिशा तो फट गया। वो अपनी राह मुतय्यन करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फायरिंग का एक और जोरदार सिलसिला शुरू हो गया। ये फायरिंग गेट के पास हुई थी। यकीनन रॉजर अपने लड़कों के साथ हल्ला बोल चुका था। सीढ़ियों की तरफ से भी फायरिंग की शिद्दत बढ़ गई। वक्त से भी जवाब आया। LMG गर्जी और कुर्बो जवार थरथरा उठे। इसके अलावा भी मुतअद्दिद हथियार गरजे थे। मैक्सिकन गुंडे भी पूरी कुव्वत के साथ हमलावर थे। रॉकमैन ने आगे बढ़ने का इशारा किया। मोबाइल फोन बदस्तूर इसके कान से लगा हुआ था। वो आगे पीछे दीवार के साथ लगकर नीचे उतरे। फिजा में जले बारूद की बू फैली हुई थी। बेशतर रोशनियां फायरिंग का निशाना बन चुकी थी या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया था। नीचे बरामदे में मुतअद्दिद सतूनों की आड़ लिए रॉकमैन के जानिसार फायरिंग कर रहे थे। जानलेवा जुगनू अंधेरे में और बर्फानी जर्रों के दरमियान अपने हदफ को ढूंढ रहे थे। तारीकी में सिर्फ इन्हीं का राज था। हमलावर गेट के पास और वस्त में पार्किंग के पास मौजूद थे। नई स्ट्रेटजी के तहत वो लोग भी दो हिस्सों में बट गए थे। गेट के पास वाले राजर वगैरह की आमद के साथ बरसरे बेकार थे और पार्किंग वाले बरामदे में मौजूद रॉकमैन के जानिसारों के साथ किंग मैथी ने रॉकमैन की तंजीम के अंदर भी नकब लगाई थी। किसी गद्दार के सबब यकीन मैक्सिकन गुंडों के पास जॉर्ज की पिन पॉइंट लोकेशन मौजूद थी। रॉकमैन के साथ आने वाला नौजवान सीढ़ियों के निचले सिरे पर मौजूद था। देखते ही देखते इसने अपने कदमों में पड़े एक बैग से नया मैगजीन निकालकर M16 के साथ अटैच किया और निस्फ से ज्यादा मैगजीन एक ही बरस में खाली कर दिया। इसकी तरफ से गालिबन ये इशारा था। सतून के अकब से जबरदस्त फायरिंग पावर का मुजाहरा किया गया। मैक्सिकन गुंडों में लहजे भर के लिए खलबली सी मच गई। सीढ़ियों में बारूदी धुएं के सबब दम से घुटने लगा। लहजे भर के लिए फायरिंग रोककर नौजवान ने महसूस इशारा किया तो रॉकमैन ने जॉर्ज से मुखातिब होकर कहा, हमें दीवार के साथ फर्श पर लेट कर आगे बढ़ना है और इमारत के अकबी तरफ जाना है। इस दौरान हम खुले में होंगे और कोई भी अंधी गोली हमें चाट सकती है। क्या तुम इस रिस्क के लिए तैयार हो? हाँ, बल्कि मैं तो इन गुंडों के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, जॉर्ज ने पुरजोश आवाज के साथ कहा। ये लड़ाई फिर किसी वक्त के लिए रख लेते हैं। रॉकमैन की इस बात पर जॉर्ज के होंठों पर बेहतियार मुस्कुराहट दौड़ गई। थोड़ी देर बाद शदीद फायर पावर के कवर में वो बर्फ की सेल से भी ठंडे फर्श से सीने के बल क्रॉलिंग करते हुए दीवार की जड़ के साथ रेंग रहे थे। यहाँ भी रॉकमैन आगे था। पिघला हुआ शीशा ऊपर फिजा में तैर रहा था। वो दोनों हैरियत से इमारत की अकबी सिमत पहुंच गए, मगर इस कोशिश में जॉर्ज को महसूस हो रहा था कि जैसे इसके दोनों हाथ जिस्म के साथ हैं ही नहीं। एक गाल थोड़ी देर के लिए फर्श से टिकाया, वो भी सुन महसूस हो रहा था। रॉकमैन के खड़े होते ही जॉर्ज भी उठ खड़ा हुआ। दोनों हाथ इसने ओवरकोट की जेबों में डाल लिए। यहाँ राइफल कंधे से लटकाए एक तवील कामिज से फार्म नौजवान पहले से ही मौजूद था। इसके कंधों पर पांव रखकर रॉकमैन आसानी से दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। लम्हों में रॉकमैन दीवार के दूसरी तरफ था। जॉर्ज की बारी आई तो नौजवान के लिए इसे लेकर उठाना मुमकिन नहीं था। जॉर्ज ने यह कारनामा अपने बाजुओं की ताकत के बल पर अंजाम दिया। दूसरी जानिब रॉकमैन एक गाड़ी की अकबी नशिस्त पर मौजूद था। ड्राइविंग सीट पर इसकी सेक्रेटरी बैठी हुई थी, जिसने गाड़ी का इंजन न जाने कब से स्टार्ट रखा था। जॉर्ज के बैठते ही गाड़ी रवाना हो गई। जॉर्ज सोच रहा था मुसलसल तीसरी दफा इसे जान बचाकर भागना पड़ रहा है। जॉर्ज एक वेयर हाउस में था। इसके आने के बाद रॉकमैन मुसलसल गायब था। चंद घंटों बाद वो नजर आया तो इसका चेहरा उतरा हुआ था। जॉर्ज से निगाहें चुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेरे पास बुरी खबरों का अंबार है। जॉर्ज की धड़कन बेतरतीब हो गई। खुद को संभालते हुए वो बोला, सुना दो, मेरा हौसला अभी सलामत है। रॉकमैन ने होंठ बीजते हुए मोबाइल फोन निकाला और एक वॉइस नोट सामने करते हुए कहा, इसे सुन लो। ये कहकर वो छोटे से कैबिन से बाहर निकल गया जहाँ जॉर्ज मुकीम था। ये फॉरवर्ड वॉइस नोट था और किसी अडॉल्फ नामी शख्स ने भेजा था। वॉइस नोट प्ले होते ही जॉर्ज का होंठ सनसना उठा। किंग मैथी की जहरीली आवाज सुनाई दी, तुम्हारी अजीज बेटी मेरे पास है और मेरी मेहमान है। यह सुनते ही जॉर्ज की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। टांगे यकलख्त बेजान सी हो गई। वो फर्शी बिस्तर पर गिर पड़ा। किंग मैथी की महसूस आवाज बदस्तूर इसकी सुमात में जहर घोल रही थी। तुमने समझा था कि बीवी और बेटी को किसी महफूज किले में भेज दिया है। इसकी स्याह रंगत को लेकर किंग मैथी ने गाली दी थी। मैं देर ही से सही मगर तुम्हारे किले तक पहुंच गया हूँ। बूढ़े मोरिस का तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी बीवी की हलाकत का मुझे अफसोस हुआ है। वो सफेद फाम थी। जॉर्ज के वजूद में धमाके से हो रहे थे। समात के अलावा बाकी तमाम हिस्से दम तोड़ चुकी थी। किंग मैथी की आवाज ने शैतानी रंग इख्तियार किया।
प्यारे, जल्दी से इस नंबर पर राब्ता करो। बर्टन एक शादाब और नोहेज रंगदार लड़की के लिए दीवाना हो रहा है। इसे रोकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जॉर्ज के हलक से एक दीवानी दाढ़ निकली। इसने जल्दी से किंग मैथी का बताया हुआ नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किंग मैथी की जज्बात से आ रही आवाज़ सुनते ही जॉर्ज चिल्लाया, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो जो मुंह में आया वो बोलता चला गया। इसने किंग को गालियां भी दी और धमकियां भी दी। आंसू इसके चेहरे को तर कर चुके थे। किंग मैथी जैसे ठंडे मिजाज का शख्स इत्मीनान से धमकियां और गालियां सुनता रहा। वो जानता था कि ये एक बेबस शख्स का हिज़यान है। इसके बाद जब जॉर्ज मिन्नत उस माजिद पर आ गया तो किंग मैथी ने कहका लगाकर कहा, बेवकूफ शख्स, खौफ से मेरी कांपे टांग रही थी और तुम मिन्नत उस माजिद पर उतर आए हो। जॉर्ज ने लज्जात आमेज लहजे में कहा, मेरी बेटी मासूम है, खुदा के लिए इसे कुछ मत कहना। तुम जो कुछ कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे जूते का तलवा भी चाट लूंगा, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ ना कहना। छोड़ देंगे और तुम्हें तलवे चाटने की भी जरूरत नहीं है। किंग का लहजा हतमी था। तुम्हें सिर्फ एक फाइट करनी है। जीत गए तो बेटी के साथ तुम्हें भी छोड़ देंगे। लड़ना तो तुम खूब जानते हो ना। मैं समझा नहीं। किंग का लहजा सख्त हुआ। मैं जर्मन जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। तुम्हें एक मुकाबला करना होगा। मुकाबले की शराइत मेरी मर्जी की हो। तुम जीते तो बेटी को ले जाना और साथ ही बीवी के खून के बदले $1 मिलियन भी। अगर हार गए तो तुम्हारी बेटी के साथ मनचाहा सलूक करने के लिए मैं आज़ाद होऊंगा। अपने हमायती की मदद से जो जमानत चाहो ले सकते हो। यह कहकर किंग ने कॉल काट दी।